ओके, तो बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन की, बात कर रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात भी हमने बीच में करी थी। तो दो तीन चीजें बताने जा रहा हूँ। एक तो मेमोरी ग्लैंड के बारे में दो चार इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए। बोर्ड विजिबल है सब लोगों को, राइट? हाँ जी सर, ठीक है। हाँ। यस ओके, सर। तो मेमोरी ग्लैंड के बारे में हमको कुछ नहीं समझना, मेमोरी ग्लैंड के बारे में बस समझना है कि अज्यूम करते हैं कि मेमोरी ग्लैंड है, ठीक है ना? ये लेक्चर मेमोरी ग्लैंड है, तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसमें मेमोरी लोब्स हैं, ठीक है, जैसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। मेमोरी लोब से मेमोरी ट्यूब्स आ रही हैं, जो एक या दो आपस में मिल जाएंगे, मेमोरी ट्यूब्स, ठीक है ना? और फिर यहाँ पर थोड़ा स्वेल करेंगे, नोन एज मेमोरी एम्पुला या लैक्टिफरस साइनस या मेमोरी एम्पुला। और फाइनली ये ओपन अप होते हैं इंडिविजुअली, और ये सब छोटे छोटे डक्ट्यूल्स बना लेते हैं, और एक बड़ा डक्ट बनता है। मतलब बहुत सारे डक्ट्यूल्स मिला के आप समझ सकते हैं कि एक डक्ट बनता है। उसको हम अल्टीमेटली बुलाते हैं दी लैक्टिफरस डक्ट। तो लैक्टिफरस डक्ट इज सिंगल डक्ट जिसके अंदर बहुत सारे और भी डक्ट्यूल्स हैं। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल ही है, वापस बताता हूँ, छोटे एक स्ट्रक्चर दिखा के बता देता हूँ कि ये एक मेमोरी लोब है। मेमोरी लोब के अंदर बहुत सारे अंदर लॉब्यूल्स रहेंगे। तो लोब के अंदर क्या है? लॉब्यूल्स है। और अगर मैं और फिर इन्हीं लॉब्यूल्स की अपनी अपनी छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स आ रही है, और ये सारी छोटी ट्यूब्यूल्स मिलके एक ये ट्यूब मिल रही है, मिल निकल रही है। इसको आप मेमोरी डक्ट बोलते हैं या मेमोरी ट्यूब बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये सिंगल लोब हो गया, ठीक है ना? लोब के अंदर लोब्यूल्स हो गए। अच्छा, अगर एक लोब्यूल की बात करूं तो लोब्यूल में क्या है? ये देखो, ऐसे क्लस्टर ऑफ सेल्स है, ठीक है ना, जिनको आप एल्वुलाई बुला रहे हो। क्लस्टर ऑफ सेल्स इसको क्या बुला रहे हो? एल्वुलाई। तो एक एल्वुलाई का गुच्छा मेमोरी लोब्यूल, मेमोरी लोब्यूल मिलकर बनाया मेमोरी लोब, और 15 से 20 मेमोरी लोब मिलके एक डक्ट में खुल रहे हैं, अल्टीमेटली द लैक्टिफरस डक्ट। लैक्टिफरस डक्ट से पहले छोटे छोटे पार्ट स्वोलन है, उसे हम मेमोरी एम्पुला बोलते हैं या लैक्टिफरस साइनस बोलते हैं। वो थोड़ा सा मिल्क क्या रखता है? स्टोर रखता है, ठीक है? अब वो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द हार्मोन प्रोलैक्टिन, एक हार्मोन आ गया, कौन सा आ गया? प्रोलैक्टिन आ गया। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोलैक्टिन इन एल्वेलाई के अंदर मिल्क रिलीज होगा, सॉरी मिल्क प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? मिल्क प्रोड्यूस होगा। देखो, मिल्क कुछ भी नहीं है, मिल्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ठीक है ना? जो ब्लड होता है ना आपका, है ना, ब्लड में से ही जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं या जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है ना, उसको एक्सट्रैक्ट करके एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड बनाया गया है, ठीक है ना? उसमें शुगर्स ऐड की गई हैं, जबरदस्ती प्रोटीन्स ऐड किए गए हैं, ठीक है ना, और कुछ लिपिड या फैट ऐड किए गए हैं, और जो ब्लड में वाइटामिन है वो भी ऐड किए गए हैं, ठीक है ना? अच्छा, ऐड नहीं किए गए हैं लेकिन आ सकते हैं कुछ वायरसेस, ठीक है? एंड ऑफ कोर्स ब्लड में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट की गई है, स्पेसिफिकली आईजीए। ये आईजीए जो होती है वो सेक्रेटरी एंटीबॉडीज होती है। तो जो आईजीए एंटीबॉडीज हैं, ठीक है ना, वो अपने आप ऐड हो गई है क्योंकि वो ब्लड में प्रेजेंट की सेक्रेशन हुई है उनकी, ठीक है ना? उसको एल्वुलाई के सेल्स कुछ एंटीबॉडी सेक्रेट भी करें, स्पेसिफिकली आईजीए एंटीबॉडीज। तो आईजीए एंटीबॉडीज और न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, सब कुछ, और अप्रोक्सीमेटली जो भी विटामिन्स बॉडी में आपके ब्लड में है और जो भी मिनरल्स आपके ब्लड में है, वो सारी चीजें मिल्क में रिफ्लेक्ट करेंगी, और वही क्या है? मिल्क है। और वो मिल्क कहाँ स्टोर हो जाएगा? एल्वुलाई में स्टोर हो जाएगा। अगर स्टोर ही होगा, रिलीज नहीं होगा। रिलीज कब होगा? जब क्या होगा कि अब मान लीजिए मेमोरी ग्लैंड है, इसी को तो ब्रेस्ट ऑफ द मदर कह सकते हैं, ठीक है? और इसके बाहर जहां ये लैक्टिफायरस डक्ट खुला हुआ है, जहां ये लैक्टिफायरस डक्ट खुलता है, ठीक है, वहां पे एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है स्किन का, ठीक है ना? इस एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर को, जो स्किन का स्ट्रक्चर है,
इसको हम द निपल बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूरॉन्स भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो दिस इज वेरी वेरी हाईली सेंसरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो जब बेबी या चाइल्ड चाइल्ड या इन्फेंट सकिंग एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है, एट द ब्रेस्ट ऑफ द मदर एट दिस रीजन, तो यहाँ से न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास लेके जाते हैं, ठीक है ना। ब्रेन के कौन से एरिया में लेके जाएंगे, ब्रेन के हाइपोथैलेमस में लेके जाएंगे। और आपको पता है कि जो हाइपोथैलेमस होता है वही वो रीजन है जो रिस्पॉन्सिबल है दो हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, पहला ऑक्सीटोसिन, दूसरा एडीएच। या ऑक्सीटोसिन को मार दो गोली, बचा क्या है, सॉरी यहाँ पे एडीएच को मार दो गोली, बचा क्या है, ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है जो कि ब्रेन से या हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, और रिलीज होगा, और वो आपको पता है कि हाइपोथैलेमस में वो प्रोड्यूस होता है और आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। तो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस होकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास आएगा, फाइनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी के सेक्रेशन से रिलीज होगा, और काम करेगा, काम करेगा इन एल्वेलाई के ही सेल्स के ऊपर, ठीक है ना। इन एल्वेलाई के सेल्स को स्क्वीज करेगा, इन्हें स्क्वीज करेगा, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्टिंग हार्मोन है। और ये एल्वेलाई का जो एपिथेलिया होता है, यहाँ पे मस्कुलर फाइबर्स होते हैं, तो ये आम एपिथेलिया नहीं है, इट्स अ मायो एपिथेलिया, मतलब अ फ्यूजन ऑफ मसल्स एंड एपिथेलिया। तो इसको क्या बोलते हैं हम, मायो एपिथेलिया। तो ये इट्स अ फ्यूजन ऑफ मसल्स एंड एपिथेलिया नोन एज मायो एपिथेलिया। और ये मायो एपिथेलिया के सेल्स होते हैं यहाँ पे, और उस मायो एपिथेलिया के सेल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, और जो मिल्क है फिर अल्टीमेटली यहाँ से निकलता हुआ निकलता हुआ निकलता हुआ निकलता हुआ निकलता हुआ फिर अल्टीमेटली वो बाहर जाएगा। तो कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली ये है कि कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली ये है कि जो मिल्क है, ठीक है, वो प्रोड्यूस भी एल्वेलाई में हो रहा है, स्टोर भी एल्वेलाई में हो रहा है, और जब जरूरत पड़ रही है तो रिलीज भी एल्वेलाई होता हुआ अल्टीमेटली लैक्टिफेरस डक्ट से हो रहा है। इनिशियल फ्यू डेज मिल्क को हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो येलोइश होता है, ठीक है, क्लियर पॉइंट। और दैट इज द कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो येलोइश होता है और उसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, और उसमें फैट कंटेंट थोड़ा सा नॉर्मल मिल्क से ज्यादा होता है। एंटीबॉडीज उसमें ऑफ कोर्स हाई रहती हैं, और वो आईजीए रहती है। और नॉर्मल एक लैक्टेटिंग फीमेल 1 to 2 लीटर्स milk per day produce करती है, of course depending on the size of the mammary glands, the size of the alveoli and the nutrients या diet of the mother। तो इन दो तीन चीजों पे डिपेंड करेगा the production of milk। वो approximately 1 to 2 liters per day रह सकता है in a lactating female, and the mother is lactating intensely for 6 months। So lactation period for humans is 6 months, and during this lactation period there is an up down of the uh, there's estrogen and progesterone. There is no proper organization of estrogen and progesterone. So we can say that the menstrual cycle is suspended. The menstrual cycle does not occurs properly or is suspended. And because the menstrual cycle is suspended, we can clearly say that there can be no pregnancy again, at least for the 6 months when the mother is lactating. Supposing if she stops lactating, or there's some other issue, or that she stops lactating, then yes, of course, there can be pregnancy again. But if she is continuously lactating for 6 months, then there is a little chance of pregnancy. Hence, this time period of 6 months can be utilized as a natural contraception method, because there is no menstrual cycle, so it is considered as amenorrhea. Amenorrhoea, amenorrhoea, that is no menstrual cycle. And because it is because of the lactation, so it is more precise, more correctly known as lactational amenorrhoea method for contraception. It comes under the natural methods. And among the three methods, one is the rhythm method, one is the coitus interruptus, and one is the lactation amenorrhoea. Among these three methods, this lactation amenorrhoea stands to be the most important and the most reliable method for the contraception, because in the rhythm method, when the couple avoids coitus at a certain period of time near the ovulation,
let's say the ovulation day is 14, so couple avoid the coitus at the day like from 11th to the 17th, that is a week of the menstrual cycle. Near the ovulation, 3 days plus, 3 days minus, and the day of ovulation, the day of ovulation is 14, 3 day plus, 15, 16, 17, 3 day minus, 3 day window, 3 day minus, that is, let's say, 13, 12, 11. So from 11 to 17, couple avoids this coitus, that is a rhythm method. Or you can say that periodic abstinence from sexual intercourse, periodic, time to time, sexual abstinence, yeah, periodic abstinence from sexual abstinence is prohibiting, avoiding, not doing. That's kind of a concept. So periodic abstinence from sexual intercourse, that is one method, also known as rhythm method. Second one is coitus interruptus. You interrupt the coitus before ejaculation. That is, the male partner withdraws the external genitalia from the female copulation canal just before the ejaculation. I repeat, the male partner withdraws the external genitalia just before the ejaculation. So any ejaculation is outside the body. So that thing is known as the coitus interruptus. You interrupt the coitus. That is again the second natural method. And final natural method is lactational amenorrhea, what I'm talking about. That is because of the prolactin, there is an imbalance of the progesterone and estrogen, thus leading to irregular menstrual cycle or no menstrual cycle, hence known as lactational amenorrhea, a natural method for contraception and more reliable because the other two I'm talking about are less reliable. If you have any doubts, you can ask. कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके, तो ये हो गया मेमोरी गन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में खुद पढ़ लेना, उतना काम आप करेंगे, ठीक है। उसमें कुछ खास समझाने वाला नहीं है, बस रटने वाला है, रट लीजिएगा उसको, पढ़ लीजिएगा कब की कब क्या डेवलप कर रहा है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक छोटा सा आखिरी टॉपिक है जो थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा, एक दो छोटे छोटे टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे एवोल्यूशन के ऊपर। ओके, तो बात करने जा रहे हैं, एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे कि एक टॉपिक है आपको पढ़ाना है मुझे, दैट इज amniocentesis। ओके, तो amniocentesis, मैंने की जो चीजें लिखी है वन बाय वन मैं डिस्कस कर लेता हूँ सारे पॉइंट्स। amniocentesis है क्या? amniocentesis, पहले ये समझिए कि जो एम्ब्रियो होता है उसकी काफी सारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती है। The extra embryonic membrane includes the most outer one, right? The chorion. Chorion is the one which interacts with the uterus, or you can say the chorion is the membrane which is making a part of placenta. So there is chorion which is making a part of the placenta. So we can say, so human placenta is hemochorial. Hemo means from the uterus you have the blood. That is there. Here is the blood. This is the chorion. So chorion of the embryo is coming in contact with the blood, which is let's say moving freely in the sinuses, in the uterus. It's moving freely in the uterine epithelium. The arterioles get dilated. So the arterioles get dilated, and the blood kind of flows openly in the sinuses, and that blood comes directly in the contact of the chorion. So we say that human placenta is hemochorial because chorion is coming in contact.
right? So apart from the chorion, the next membrane that is present in a human embryo is amnion. So amnion you can consider as like a covering. There's a covering known as amnion. It is filled with fluid. There's fluid all around, and the embryo is developing inside. And this fluid provides flexibility to the embryo for the development of the body parts. It also prevents the skin cells of the fetus to touch with the other membranes. Supposing if the skin cells of the fetus touch to the other membrane, they can get damaged. To provide that, so there is a fluid, which is providing flexibility for the development of organs. It is also providing a fluid so that the excreted products are released there. So that ammonium ions, urea, and all the nitrogenous waste. Some of the nitrogenous waste and some of the excreta and other material can also be released in the amnion, right? And apart from that, uh, amnion also prevents from the mechanical shock. So supposing if there is a force, a mother is hit by something, right, on the lower abdomen. So this fluid around the fetus that absorbs that shock, and that mechanical shock is dilated when it reaches the fetus. So you can say that it is also acting like a mechanical pressure absorber, a mechanical shock absorber. That fluid is acting like a mechanical shock absorber as well. So that amniotic fluid in short term is in a short sentence, you can say that it is very important. Okay, and this amniotic fluid and amnion membrane are present only in let's say reptiles, apes, and mammals. Amphibian fishes are devoid of the amnion. So you need to remember that it is a property of the reptiles, apes, and mammals. Hence, we term reptiles, apes, and mammals as amnions. Right. So that is all about the amnion. So what we do is we take a like a syringe, and from the syringe we extract the amniotic fluid. Now, amniotic fluid to develop amnion to develop well, amniotic fluid to get accumulated, it requires at least 14 weeks. So, amniotic fluid can only be extracted after 14 weeks. Now we extract the fluid. Why do we extract fluid? The fluid has some of the cells of the embryo. See, embryo is developing inside the fluid. So there has to be some of the degraded cells or some of the cells of embryo as well in the fluid. So we extract the fluid, we look out for the cells, we analyze the karyotype of the cell, we analyze the chromosomes of the cell, and we look out for the genetic disorders. And if we find some chromosomal aberrations like Klinefelter syndrome or Turner syndrome or any other genetic disorder or any other chromosomal disorder, right? So we can just study that and we can just interpret what kind of disorders this baby is going to have. And if there are like disorders, right? So we can go for feticide, or we can see we can go for the induced abortion, or we can say medical termination of pregnancy. And medical termination of pregnancy can be done only on certain grounds, like certain grounds like one, the child is unwanted. Unwanted child means that a child is a product of failure of contraceptive. Supposedly, there was a couple and they already have a couple of children, or they don't want children. So they were using a contraceptive method. And by chance, that contraceptive method failed or did not work properly or malfunctioned. So now what they are saying is that this is a product of a malfunction contraceptive method. So they don't want the child. So yes, the pregnancy can be aborted. Medically, it is known as medical termination of pregnancy, but there is an act like 1971 and the Amendment Act 2002, which says that the MTP can be performed only and only within 20 weeks. After 20 weeks, any MTP cannot be performed, right? Because after 20 weeks, it is a real danger to the mother. The later it gets, the danger to the mother increases. So 20 weeks is the time when a person can have or can get an MTP, that is medical termination of pregnancy. So first condition was unwanted child. Now unwanted child has another aspect as well.
that supposingly the child is a product of a sexual harassment, or you can say simply say as a product of a rape case. So in that case, the child can be a threat, to the psychology or a mental fitness of the mother later on. So if the mother wants, she can get rid of the child by MTP. Now, third thing is when the MTP is prescribed, that is when the child has some genetic disorders and clinically proven genetically disorders, that is, there should be at least two doctors who should say the same thing. One should say that this is happening, and another doctor should say that yes, I confirm that this doctor is right. So the doctor that confirms that this doctor is right should be a government doctor. So that is the criteria for MTP Act 1971 and 2002 amendment. In 1971, it was said that it can be done only up to 12 weeks, but later on, it was recommended that it should be increased to 20 weeks, though not very safe, but can be done up to 20 weeks. So remember, MTP can be done up to 20 weeks. Let's get back to amniocentesis. So amniocentesis has a statutory ban. What is statutory ban? Statutory ban is ban with certain conditions on it. For example, amniocentesis, because it involves the cells, it involves the chromosomes. You can always study the chromosomes and can tell that the coming child, the child is going to be a male child or a female child. And in our country, in certain areas, still in certain areas, when there's a female child from the afraid of dowry or let's say expensive things, not getting into that. Supposingly there is a female child, what we do is I mean the humans I'm talking about, what we do is we go for the female feticide. So a fetal is killed just because of the sex of the fetus is female. To avoid that, prevent that, amniocentesis is banned for sexual determination. That is prenatal sexual determination. You cannot determine the sex of the fetus just before the delivery. Of course, after delivery, come to know, but before the delivery, you cannot determine the sex of the child by any method. Let it be amniocentesis, let it be chronic villi sampling, CVS, chorionic villi sampling, let it be PUBS, or let it be any sonography method, that is ultrasound method. By any method, you cannot determine the sex of the child, and that is banned in India. So that's why I'm saying statutory ban. So there is a ban, but only for the determination of sex. But yes, you can always use it for the genetic disorders. So that is all about the amniocentesis. Anybody has any doubt regarding amniocentesis can ask. I'll just give you 30 seconds. आपकी खामोशी को मैं हाँ समझते हुए, हाँ कोई डाउट नहीं है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ. ओके, कुछ टर्म्स लेकर आऊँ. ओके, तो ये इनफर्टिलिटी की बात कर रहा हूँ. आखिरी टॉपिक हमारे पास इनफर्टिलिटी क्या है. आखिरी टॉपिक ये आज के लिए नहीं, ये रिप्रोडक्शन.
ओके, इनफर्टिलिटी क्या है पता है आपको कि सपोजिंगली देयर इज अ कपल and couple is like cohabitating, that is living together for more than couple of years, and are having unprotected coitus that they want to conceive since 2 years, right? So they are having unprotected coitus, and that too even in the fertile period, and regularly we can say they are regularly having coitus, and that is also unprotected, and for like couple of 2 years, but still what is happening is they are unable to conceive. So there can be a fair chance that the couple is infertile. And when I say couple is infertile, I simply mean that either the male is infertile or the female is infertile or both of them are infertile. तो सपोजिंगली अगर कपल इनफर्टाइल रहता है तो इस केस में हम क्या करते हैं वी हेल्प देम again gain the fertility by some artificial assistance, artificial help. ठीक है ना? So that is known as the assisted health reproductive technology, ART, assisted reproductive technology. And I should not. It is very clear that the assisted reproductive technology is a technology. It's a technology of biology. So it can be considered as biotechnology. So it comes under biotechnology. So we have like two methods, many methods here. One of them is very simple. There is AI and IUI. AI is artificial insemination. Whenever I say artificial insemination, I simply mean uh, inserting, yeah, introducing semen along with sperms, of course, inside the vagina of a female artificially, that is not by the help of penis, that is naturally, but by the help of a needle or a syringe. So that is known as artificial insemination. And artificial insemination is performed inside the uterus for increasing the probability of fertilization. So it is known as intrauterine insemination. And both of them are artificial inseminations. अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कब होता है जब मेल मान लीजिए कि स्पर्म काउंट लो है या स्पर्म काउंट है ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर स्पर्म काउंट लो है नहीं है तो अगर हमें डोनर के लिए जाना है तो वी कैन गो टू द स्पर्म ऑफ द डोनर या if you want to give it a try we can take the sperm from the male and introduce it inside the uterus artificially. So that is known as intrauterine insemination. So donor या फादर के जो स्पर्म्स है वो यूट्रस या वजाइना में ये तो उसे एआई बोला यूट्रस में ये तो आईयूआई बोला. दैट इज आई सपोज वेरी सिंपल मेथड. नेक्स्ट मेथड इज आईसीएसआई इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इसमें क्या करते हैं एग लेते हैं और एग के साइटोप्लाज्म में जबरदस्ती एक नीडल के थ्रू स्पर्म को रिड्यूस करा देते हैं. तो सीधा साइटोप्लाज्म में स्पर्म का इंजेक्शन करा देते हैं. तो साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इंट्रासाइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर. तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन दैट इज आईसीएसआई. ठीक है. उसके बाद जब ये एक डेवलपमेंट हो गया तो फिर इसको आप फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस में इम्प्लांट कर सकते हैं डिपेंडिंग कि वो कौन सी स्टेज पे है. अगला मेथड है जीआईएफटी गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. इसमें मान लीजिए कोई फीमेल है और वो गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर पा रही तो हम एक दूसरी मदर से डोनर मदर से गैमेट ले लेंगे. या मान लीजिए फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर पा रही है लेकिन फैलोपियन ट्यूब उसको कैप्चर नहीं कर पा रही है, कुछ दिक्कत आ रही है कैप्चर करने में तो भी को हम मदर से ही उस एग को ले लेंगे. मतलब हम एग ले रहे हैं चाहे डोनर का हो चाहे मदर का हो उसको हमने लिया. ठीक है. अब एग को लेके हमने स्पर्म में मिक्स किया. मिक्स करने के बाद हमने वेट नहीं किया. वी डिडंट वेट फॉर फर्टिलाइजेशन कि फर्टिलाइजेशन होगा तो इम्प्लांट करेंगे. बस घोला और घोल के सीधा उसे इम्प्लांट कहाँ करेंगे जहां पे नॉर्मली फर्टिलाइजेशन होती है दैट इज फैलोपियन ट्यूब. तो उसको बोल दिया फैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर. और ट्रांसफर क्या किए गैमेट ट्रांसफर किए. मैं जाइगोट क्यों नहीं बोल रहा क्योंकि आई डोंट नो, मैंने वेट नहीं किया, हमने बस गैमेट मिक्स किया डाल दिया.
So that is gamete intrafallopian transfer. Clear point? आ रही बात समझ में? So that is gamete intrafallopian transfer. अच्छा नॉर्मली कब किया जाता है? जब मदर एग प्रोड्यूस नहीं कर पाए डोनर से एग लेके करते हैं. तो एक्चुअली गैमेट का मतलब यहाँ पे एग से है. यहाँ पे एक्चुअली गैमेट का मतलब एग से है. लेकिन जब हम एग एक किसी दूसरी मदर एक किसी दूसरी का लेके निकाल के इंट्रोड्यूस ही कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में, तो उसको वेस्ट जाने दें. पहले हम एग लें, फिर दूसरे फिर मदर की फैलोपियन ट्यूब में डालें, फिर स्पर्म इंट्रोड्यूस करें, पता चला फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, स्पर्म एग से नहीं मिला, सारी कहानी बेकार हो गई. तो इसलिए हमने क्या किया कि जब एग डाल ही रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर ही रहे हैं फैलोपियन ट्यूब में, क्यों ना स्पर्म मिक्स कर ही दें. दैट इज मच इजियर मेथड. तो नॉर्मली हम स्पर्म मिक्स कर देते हैं. तो हालांकि अगर थ्योरेटिकल मेथड पे जाओ तो थ्योरेटिकल मेथड क्या है कि गैमेट लिया डोनर से और इंट्रोड्यूस कर दिया फैलोपियन ट्यूब में, तो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. लेकिन सच्चाई क्या है, स्पर्म मिक्स करके फिर इंट्रोड्यूस कर देते हैं. ठीक है, वेट नहीं करते फर्टिलाइजेशन को, तो जाइगोट का कॉन्सेप्ट हम यहाँ नहीं डाल रहे. हाँ, अगर इसी में हम वेट कर किसका, फर्टिलाइजेशन का, कि फर्टिलाइजेशन हो जाए, जाइगोट बन जाए, तसल्ली कर ले जाइगोट बन गया, तो फिर जाइगोट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे. भाई जाइगोट हो सकता है, अब जाइगोट ये तो है नहीं कि हमने देख लिया कि जाइगोट बन गया, ठीक है चलो. अरे वो एक सेल है, वो एक का दो बन सकता है, दो का चार बन सकता है, चार का आठ बन सकता है. तो हमने थोड़ा सा वेट किया, हल्का बहुत दो चार आठ डेवलप करने दिया, उसको बोल रहे हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर. थोड़ा सा वेट किया, राइट. अगर हमने ज्यादा वेट किया, तो अगर वो थोड़ा 16 32 मतलब मॉड्यूलर से बढ़ गया, 32 हो गया, 64 हो गया, 32 64 हो गया, ज्यादा डेवलप कर गया, तो फिर हम उसको एम्ब्रियो बोलेंगे. फिर हम उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में वो होता है, नेचुरली भी नहीं होता, वो तो यूट्रस में आने लग जाता है ना, नेचुरली भी. तो फिर हम उसको यूट्रस में ट्रांसप्लांट करेंगे, तो उसको बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन एम्ब्रियो ट्रांसफर. आई इंट्रा यूट्राइन, ई एम्ब्रियो, टी ट्रांसफर, इंट्रा यूट्राइन एम्ब्रियो ट्रांसफर फिर उसको बोल देते हैं. ठीक है, तो वही चीज वही है कि गैमेट लिया है, स्पर्म से मिक्स किया है, जाइगोट बन गया तो ZIFT, एम्ब्रियो बन गया तो IUEG, फर्टिलाइजेशन में वेट नहीं किया तो GIFT. और ये दोनों मेथड में फर्टिलाइजेशन 100% कहाँ हो रही है, टेस्ट ट्यूब में हो रही है. तो इसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. क्लियर. आखिरी में है सरोगेसी. सरोगेसी क्या है कि मान लीजिए कोई मदर है, उसके पास एग तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस या वो मान लीजिए एक मदर है, वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती है या कुछ भी रीजन की वजह से, अगर हम एक दूसरी फीमेल को यूज कर रहे हैं एज द मदर, मान लीजिए एग भी उसका, वूम भी उसका, तो आप उसे सरोगेट मदर बोलते हैं. क्लियर पॉइंट. और मान लीजिए अगर उसका एग नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, एक मदर से ले रहे हैं, उसका सिर्फ वूम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्रस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप उसको अगेन सरोगेसी बोलते हो. लेकिन सरोगेसी के अंदर एक स्पेशल टर्म इस्तेमाल करते हो, दी गेस्टेशनल कैरियर, और यू कैन से जेस्टेशनल कैरियर, क्योंकि वो सिर्फ जेस्टेशन पीरियड या सिर्फ डेवलपमेंट के लिए यूट्रस को ही कैन से, वैसे हालांकि इट्स अ हार्श टर्म बट कैन से वो सिर्फ यूट्रस को ही हायर कर दे रही है. क्लियर पॉइंट. दैट इज नोन एज जेस्टेशनल कैरियर. So that is all about the assisted reproductive technology. I'm giving you 30 seconds for doubt and confusion. No, sir. Okay. तो रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में तो रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में मेरे पास आपके लिए आज के लिए तो इतनी ही इंफॉर्मेशन. ठीक है, और आगे जो हम बात करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एवोल्यूशन. अब एवोल्यूशन मेरे पास टाइम में आपको, अगर मैं कभी आप फुर्सत में मेरे पास पढ़ने के लिए आएंगी कभी, हालांकि भगवान के आपको जरूरत ना पड़े, ठीक है, तो उसको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे. वैसे की जरूरत तो भी 2 साल नहीं पड़ेगी, क्योंकि एवोल्यूशन वैसे भी सिलेबस से कट रहा है आगे. CBSE वाल में काट दिया तो कोर्स का नेचर भी कट ही जाए.
ठीक है, ऑफकोर्स आपके लिए तो आएगी, तो आपको तो पढ़ना ही है। तो एवोल्यूशन की बात करेंगे अब। इंपॉर्टेंट चीजें जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं चीजों की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझेगा। वन बाय वन टॉपिक की बात कर रहा हूँ, इसकी डिटेल्स क्या होता है कैसे होता है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एवोल्यूशन में एक टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब ओरिजिन ऑफ लाइफ बहुत सारी थ्योरी है, बच्चों वाली थ्योरीज है, कुछ भी नहीं। बहुत आसान सी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। एक है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, है ना। पता है कि जैसे कि वो कहते हैं कि भगवान नाम की चीज है। भगवान मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आई बिलोंग टू हिंदू रिलीजन, सो यू कैन इमेजिन योर ओन गॉड, ठीक है ना। देयर इज अ सुपरनैचुरल पावर नोन एज गॉड, ठीक है। That has created the universe the way it is, right? If we go according to the Bible, so you can say that the universe has been created in 6 days, and on the sixth day, the man has been created, and everything has been created the way it is, right? There has been no evolution. So, religion kind of does not believe in evolution. And let's we not talk about that theory because for obvious reasons. Let's move to the next concept, that is theory of catastrophism. Theory of catastrophism is again similar. ओके, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, हाँ जी सर। ओके, यस सर। अपॉलॉजीज फॉर द डिले। एक्चुअली वो मेरा फोन गिर गया था बाई चांस, ऐसे किसी का हाथ लगने से। आप लोगों को बोर्ड नजर आ रहा होगा ना, क्लियर? हाँ जी सर। यस सर। ओके, तो कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैं बता रहा था आपको, ठीक है। ओके, तो मैं यही कह रहा था कि थ्योरी ऑफ बाकी थ्योरीज के अगर बारे में बात करें, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन हो गया, कैटास्ट्रॉफिज्म। कैटास्ट्रॉफिज्म वही रिलीजियस काइंड की थ्योरी है कि पहले लाइफ आती है, फिर डिस्ट्रक्शन होता है, फिर लाइफ आती है, डिस्ट्रक्शन होता है, लाइफ डिस्ट्रक्शन, ऐसे ही चलता रहता है। तो ये थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म है, ठीक है। लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन, तो वन बाय वन, है ना।
अच्छा, इसको भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरी थ्योरी है जो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। वो कहती है कि लाइफ कैसे आई ना, कि कैसे, कि अचानक से, कि जैसे सड़ते हुए खाने पे बैक्टीरिया आ जाता है, वैसे ही वो सड़ता हुआ खाना नॉन लिविंग थिंग है, तो उस नॉन लिविंग थिंग पे जैसे बैक्टीरिया आ जाता है जो कि लिविंग चीज है, वैसे ही इस तरीके से लाइफ भी क्या हुई है, इवॉल्व हुई है, कि सब कुछ नॉन लिविंग था और अचानक से स्पॉन्टेनियस से लाइफ आ गई। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ऑफ कोर्स, जो कि डिसअप्रूव कर दी थी बाय थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, दैट इज कि लाइफ से ही लाइफ आ सकती है। तो थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, नॉन लिविंग से लाइफ आ सकती है, और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के लाइफ से ही लाइफ आ सकती है, समथिंग सिमिलर टू ऑमनिस सेलुला ई सेलुला गिवन बाय रडोल्फ वर्शो की सेल से सेल आएगा, तो वैसे लाइफ से ही लाइफ आएगी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। अच्छा, इन सभी थ्योरी के अलावा एक और थ्योरी है, थ्योरी ऑफ panspermia. Theory of panspermia is also termed as theory of extraterrestrial origin of life. मतलब जो लाइफ है वो बाहर के यूनिवर्स से आई, मतलब कि बाहर ऑलरेडी कहीं लाइफ है और वहां से स्पोर्स की फॉर्म में लाइफ अर्थ पे ट्रांसफर हुई है। जैसे मेटियोर्स आते हैं, एस्ट्रॉइड्स आते हैं, वैसे ही कोई आया, टकराया और लाइफ भी उसी के साथ अर्थ पर आ गई। ये अलग अलग थ्योरीज है। अच्छा, इन सब में जो थ्योरी हम मानते हैं, भाई लाइफ से लाइफ आई ठीक है, लेकिन पहली बार लाइफ कैसे आई वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जिस थ्योरी में हम मानते हैं वो है केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, तो केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बात करें। केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया गया था बाय ओपारेन एंड हार्लैंड। उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात बोली कि जो अर्थ का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, जो हम जानते भी हैं, वो बहुत ही ज्यादा हॉट था, वहां पे लाइटनिंग हो रही थी, बहुत ज्यादा हॉट था और लाइटनिंग हो रही थी, और ओशन से, अब ओशन कैसे है, ओशन की बात हम बाद में नहीं करेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। तो ओशन थे और ओशन का वाटर भी हॉट था, तो इस वाटर के अंदर, इस पानी के अंदर, इस हाई टेम्परेचर और लाइटनिंग की वजह से जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, या बता कह सकते हैं कि सिंपल एटम्स, जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ये सब आपस में मिले, इन्होंने मिलके कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाए, जैसे कि CH3, नाइट्रोजन, CH4, है ना, NH3, इस तरीके से सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने थोड़े से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए, और इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ने फर्दर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए, जैसे कि अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स, ठीक है ना। और ये बात तो आप में से हर कोई जानता या समझता है कि आपका जो सेल है, ठीक है ना, अगर मैं सेल की बात करूं, ठीक है ना, तो जो आपका सेल है, अगर हम सेल की बात करें, किसी की बात करें, तो ये बात तो आप लोग भी आप एग्री करते होंगे और समझते भी होंगे कि हर चीज जो है वो बायोकेमिस्ट्री ही है, मतलब कि हर चीज केमिकल कॉम्पोजिशन ही है, केमिकल कॉम्पोजिशन के अलावा कुछ भी नहीं है ना। तो अमाइनो एसिड से क्या बना, प्रोटीन बन गए, और लिपिड से क्या बनी, बायोलिपिड लेयर बन गई, ठीक है ना, और न्यूक्लिक एसिड बन गए, और ये सब चीजें बन गई। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, सेल बन गया, और एक बार सेल बन गया तो लाइफ आ गई। तो ओपारेन या हार्डिन की थ्योरी कहती है केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इस यूनिट ग्रेजुअली केमिकल इवॉल्व हुए हैं, और केमिकल के इवोल्यूशन से डीएनए आरएनए बने हैं, डीएनए आरएनए एक लिपिड की लेयर के अंदर घुस गए हैं, उसी को आपने प्रोकैरियोटिक सेल बोल दिया है, बाद में कंपार्टमेंटाइजेशन हो गया है, उसको आपने यूकैरियोटिक सेल बोल दिया है, वो तो क्या बाद में बातें लगा दी, बट मेन थ्योरी की थी केमिकल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, जो आज भी हम मानते हैं। अब सवाल ये है
कि थ्योरी तो बहुत सारी हो सकती है ना। थ्योरी का क्या है, थ्योरी तो आज भी कोई कोई भी दे दे कि हाँ भाई ऐसे लाइफ आई है, राइट। थ्योरी तो हम नहीं मान सकते ना, थ्योरी को प्रूव करना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट हार्डिंग की केमिकल जो थ्योरी थी, उसको प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करने के लिए क्या, देखने के लिए क्या ऐसा हो सकता है, क्या प्रिमिटिव अर्थ में ऐसा एनवायरनमेंट था कि सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कॉम्प्लेक्स में बदल जाए और इस कदर बदल जाए कि वो अमीनो एसिड वगैरह बन जाए। क्या ऐसा कुछ हो सकता भी है या नहीं भी हो सकता, कहने की तो बोलते हैं ऐसा हुआ होगा, लेकिन क्या हो सकता है, आज भी अगर हो गया मतलब उस वक्त भी हुआ होगा। तो आज भी अगर हो गया, उसको करने के लिए हमने क्या किया, एक आर्टिफिशियल सेटअप बनाया और ट्राई किया कि देखो ऐसा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, और ये काम किया यूरे एंड मिलर ने। तो अगला जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आ जाता है, और वो यूरे एंड मिलर का राउंड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि राउंड फ्लास्क लिया गया है इसलिए नाम है राउंड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। बहुत ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, कुछ भी नहीं है। दो बड़े बड़े फ्लास्क लिए गए हैं, एक बड़ा फ्लास्क राउंड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, और एक छोटा फ्लास्क पानी उबालने के लिए, एक सैंपल के लिए ट्यूब, ठीक है। इस राउंड फ्लास्क में जो भी बने उसको ठंडा करने के लिए एक कंडेंसर, उसको ठंडा करने के लिए कंडेंसर, कलेक्ट करने के लिए सैंपल पॉट, यहाँ पे सैंपल कलेक्ट होगा, उसको देखने के लिए बार बार ओपनिंग अप एंड टाइम के लिए एक नॉब बना दिया यहाँ पे, एक दरवाजा समझ लीजिए, इसको भी यहाँ से कनेक्ट कर दिया गया। ऐसा कुछ सैंपल कुछ ऐसा तरीके का, जिसमें एक यू ट्यूब, ये जो कह रहा हूँ, एक यू शेप ट्यूब बना ली गई थी ताकि मूवमेंट इजी ना हो, वहां से सिर्फ स्टीम की फ्लो कर सके। ओके, ठीक है ना, ये सैंपल पॉट हो गया, ऐसे फुल विजिबल टू एवरीबॉडी। ओके, अच्छा, फिर यहाँ पे बॉइलिंग वाटर, पानी बॉयल हो रहा है यहाँ पे, बॉइलिंग वाटर, और ये बॉइलिंग वाटर यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगा दिए स्पार्क के लिए, यहाँ पे टेम्परेचर दे दिया 800 डिग्री सेल्सियस, और स्पार्क्स करा दिए, स्पार्क्स करा दिए, स्पार्क्स यानी अच्छी खासी वोल्टेज है, 10,000 वोल्ट के स्पार्क्स है। और यहाँ पे गैसेस ले ली गई है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कौन सी गैस ली गई है, यहाँ पे गैस ली गई है हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन, अमोनिया, मीथेन, ठीक है ना, 2:1:2 में, ठीक है ना। एंड ऑफ कोर्स वाटर वेपर भी आ रहा है, तो यहाँ पर वाटर वेपर भी आ जाएगा, H2O भी है, H2O भी है यहाँ पे, तो पानी वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, सो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, राउंड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट का सेटअप है बाय यूरे एंड मिलर। यूरेन मिलर का ये सेटअप है। अब इस सेटअप का बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मेरी बात ध्यान से समझेगा सब लोग, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। क्या किया गया है, ध्यान समझिएगा कि ये जो बॉइलिंग वाटर यहाँ देख रहे हो आप, ठीक है ना, ये जो आप यहाँ पे बॉइलिंग वाटर देख रहे हो, यहाँ पे ये जो पानी गर्म गर्म उबल रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओशन, ठीक है। और ओशन का वाटर वेपर उड़ के हवा में जा रहा है, तो ये हवा में जा रहा है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे स्पार्क्स हैं जो कि लाइटनिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 800 डिग्री सेल्सियस उस टाइम पे अर्थ के जो एनवायरमेंट था, हॉट था बहुत ज्यादा, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये गैसेस उस टाइम, ये गैसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये अर्थ का एटमॉस्फेयर रिप्रेजेंट कर रहा है,
ये ओशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो हार्डिन ने बोला वही करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो हमने जब किया तो क्या देखा कि यस ऐसा हो जाता है। क्यों, मैं बताता हूँ। ये स्पार्क्स 18 दिन तक होते रहे, ये गैसेस आपस में मिक्स होती रही हाई टेम्परेचर और स्पार्क्स में। अब एक हमने ये लिया एक्सपेरिमेंट और एक लिया कंट्रोल। कंट्रोल में क्या किया, ये 800 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर नहीं रखा, ठीक है ना, पहला पॉइंट। स्पार्क्स नहीं कराए, ठीक है, तो वो रख लिया हमने कंट्रोल, कोई एनर्जी सोर्स नहीं दिया। बाकी गैसेस वही, हॉट वाटर वही, सब कुछ वही, बस ये 800 डिग्री सेल्सियस और स्पार्क नहीं थे, तो कोई एनर्जी सोर्स नहीं था। बाकी सब सेम चला। अच्छा, 18 दिन वो भी चलाया, 18 दिन ये भी चलाया, दोनों को चलाया। जो भी चीजें यहाँ गैस से बनती रही वो कंडेंसर ठंडी होके यहाँ सैंपल में इकट्ठी होती गई। अब 18 दिन बाद हम क्या देखते हैं, इस सैंपल में हमें मिलता है अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। ठीक है ना, कौन से अमाइनो एसिड्स, ग्लाइसिन, एलानिन, अस्पार्टिक एसिड। ठीक है ना, तो ग्लाइसिन, एलानिन, अस्पार्टिक एसिड, इस तरीके के हमें अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। ठीक है ना, तो अमाइनो एसिड मिले हमें, हमें कुछ एक दो और भी चीजें टाइप की चीजें मिली, लेकिन मेन ब्रेक थ्रू वाज अमाइनो एसिड्स। अब ये प्रूफ हो गया कि अगर कंडीशंस ऐसी हो, हाई टेम्परेचर हो, स्पार्क हो, तो फिर सिंपल सिंपल गैसेस जो हैं वो मिलके अमीनो एसिड जैसी चीजें बन सकती हैं। तो कहीं कहीं ना कहीं जो हार्डिन या ओपेरन कह रहे थे वो सच साबित हो गया। तो यूरेन मिलर एक्चुअली, इसमें यूरेन का नाम हम ज्यादा लेते हैं क्योंकि मिलर ने बाकी एक्सपेरिमेंट छोड़ दिया था, तो इट्स आल्सो नोन एज यूरेस एक्सपेरिमेंट। तो आई एम सॉरी, इट इज आल्सो नोन एज यूरेन एक्सपेरिमेंट छोड़ दिया था, तो इट इज आल्सो नोन एज मिलर्स एक्सपेरिमेंट। एसएम मिलर का नाम ज्यादा आता है, यूरेन का नाम ज्यादा जनरली लिया नहीं जाता। ठीक है ना, हालांकि पूरा नाम यूरेन मिलर एक्सपेरिमेंट है। तो लेट्स से मिलर्स एक्सपेरिमेंट। तो मिलर ने अल्टीमेटली क्या किया, हार्डिन और पैरल की बात को सच साबित कर दिया कि हाँ जो कह रहे हैं वो सही है, ऐसा हो सकता है। अब इसके बाद ना और भी लोगों ने रिसर्च करी। अच्छा, हमने क्यों बोला कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब हमने कंट्रोल देखा जिसमें कोई एनर्जी सोर्स नहीं था, उसमें कोई अमीनो एसिड नहीं मिला। ठीक है ना, मतलब एनर्जी सोर्स की जरूरत होती है चीजों को इवॉल्व करने के लिए, और एनर्जी सोर्स
ओके, सॉरी फॉर द डिले। ये आवाज क्लियर आ रही है मेरी आपको? यस सर। ओके, ये मेरा diagram। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। ओके, तो मैं आपको वही बता रहा था व्हाट आई वाज टेलिंग यू अगेन कि ये ओपेरन हार्डिंग का जो एक्सपेरिमेंट है उसी को प्रूव किया गया बाय यूरेन मिलर। तो जो कंट्रोल था उसमें कुछ भी नहीं मिला और जो एक्सपेरिमेंट था उसमें नहीं मिला। और आगे भी और भी एक्सपेरिमेंट्स हुए, ऐसा नहीं कि यहाँ खत्म हो गया। आगे साइंटिस्ट ने क्या किया, सोर्स चेंज किया। मतलब लाइटिंग की जगह पर उन्होंने यूवी लाइट ली, जो कि बेटर सोर्स है क्योंकि उस टाइम पे यूवी लाइट वाज द मेन सोर्स, है ना। तो यूवी लाइट ली और भी चीजें ली और स्टार्टिंग केमिकल्स मीथेन और अमोनिया ना लेके हुए HCN मतलब एक स्टेप आगे और जो और कॉम्प्लिकेटेड केमिकल लिया। तो हमने ऐसे भी एक्सपेरिमेंट इसके बाद देखे हैं सिमिलर से सेटअप के, जिसमें आपको पिगमेंट्स और न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, इवन न्यूक्लियोटाइड्स मतलब न्यूक्लियोटाइड नहीं, राइबोस शुगर और छोटे छोटे पेप्टाइड्स और लिपिड्स मिलेंगे। मतलब जितने कॉम्प्लेक्स आप केमिकल देते गए और जितनी बेटर आप सोर्स करते गए एनर्जी की, उतने बेटर लिविंग मॉलिक्यूल्स आपको मिलते चले गए। तो कहीं ना कहीं पे इसीलिए आज भी हम इसी थ्योरी में मानते हैं, दैट इज केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के अंदर हम आज बिलीव करते हैं। किसी को इस बात पे कोई डाउट? नो सर। ओके, अगला क्वेश्चन जो इवोल्यूशन से आता है या आ सकता है, ठीक है, वो आता है आ सकता है बहुत ही सिंपल चीज पे, द एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। अब एविडेंसेस या सबूत ऑफ इवोल्यूशन, देखिए एवोल्यूशन का जो सबसे बड़ा सबूत है, जो सबसे इकलौता सबसे बढ़िया सबूत है इवोल्यूशन का, वो सबूत इवोल्यूशन का है
आमिर सर। हाँ जी बेटा। सर क्या इशू आ रहा है? सर का ना शायद वो जो फोन स्टैंड है ना वो लूज है। मे भी शायद कि फोन नीचे की तरफ हो जा रहा है। अच्छा। हाँ बाकी हैं अभी सर क्लास में ही है, रिज्वाइन किया हुआ है इन्होंने।
सर अब क्लियर है। होगा कैसे नहीं, अब किया गया इसको क्लियर अच्छे से। हाँ जी, तो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस ओके, सर। सबको आ रही है क्लियर आवाज? चलिए फिर वापस से शुरू करते हैं। ठीक है, हम जो बात कर रहे थे उसी की बात करेंगे। क्लियर है सर? ओके, तो जैसे कि मैं पहले भी बात कर रहा था, और पहले से ही बात कर रहे हैं हम इसके बारे में। ठीक है, बस मुझे जस्ट गिव मी 1 सेकेंड ना, जस्ट 1 सेकेंड, आई जस्ट मेक इट सम चेंजेस द कैमरा। दिस इज बेटर। ओके, तो जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे और अभी वापस वही बात कर रहे हैं, कंटिन्यू वहीं से कर रहे हैं। ठीक है, कि मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है सर। हाँ जी हाँ सर। ठीक है। ओके, तो एक्चुअली पहले वो मेरे 2 बार मेरा फोन गॉट इट सर। गिर गया था ट्रिपॉइंट स्टैंड से। एक्चुअली ट्रिपॉइंट स्टैंड के नट लूज हो गया था। तो पहले तो मैंने सोचा कि उसको ऐसे ही मैं लगा दूं, अभी क्लास के बाद देख लूंगा, बट फिर वो बार बार गिर रहा था, तो मैंने फाइनली उसका नट टाइट कर दिया। तो टाइम लगा, लेकिन अब एटलीस्ट वो परफेक्ट है, वो हिलेगा ना वो गिरेगा। ठीक है, तो अब इंटरप्शन नहीं होगा। तो मैं कहाँ था, मैं क्या बता रहा था लोगों को, क्या बात चल रही थी, मैं माइंड। सर एविडेंस पढ़ रहे थे अपन हाँ, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन एवोल्यूशन। के। तो एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में देखो, मैं बता रहा था कि सबसे पहला और जो सबसे प्रमुख एविडेंस है जिसको हम देख के बता सकते हैं हाँ एवोल्यूशन हुआ है, वो एविडेंस कौन सा है? वो है फॉसिल्स। फॉसिल्स पक्के और ठोस सबूत है कि हाँ एवोल्यूशन हुआ है। अगर हमें डायनासोर की हड्डी मिल गई तो हाँ डायनासोर था ना, फिर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो fossils are the only determinate evidences of the evolution. Main evidences वही है। उसके अलावा जो एविडेंसेस आती है वो आ जाती है कि मान लो कि मैंने मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस देखी, मतलब कि मैंने खुद को देखा, ठीक है ना, खुद को मतलब ह्यूमंस को देखो, फिर आप चिंपैंजीज को देखो, डॉग को देखो, रैट को देखो, तो आपको ह्यूमन और चिंपैंजीज में सिमिलैरिटीज ज्यादा मिलती है। फिर कुछ कॉमन पॉइंट्स ह्यूमन और लेट्स से हॉर्स में भी है, और उतने ही सिमिलर पॉइंट्स हॉर्स के डंकी के साथ सिमिलरिटी ज्यादा है हमारे सत्ता में, और हमारी सिमिलरिटी मंकी से और चिंपैंजी से ज्यादा है, डॉग्स और हॉर्स और इनसे कम है। कैट की सिमिलरिटी टाइगर से ज्यादा है, ठीक है ना। डॉग्स और जैकल्स की आपस में सिमिलरिटी ज्यादा है, और हम सबकी सिमिलरिटी आपस में ज्यादा है कॉकरोच से। और कॉकरोच को नहीं इंक्लूड करेंगे, हम सबकी सिमिलरिटी आपस में ज्यादा है अगर हम प्लांट्स की बात करें, ठीक है, प्लांट्स तो और अलग हो जाती है। तो जितने हम ये ऑर्गेनिजम्स को एक साथ देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सबका एक बेसिक पैटर्न सबका सेम है, मतलब सब लोग कहीं ना कहीं एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और ये जो है ऑब्जर्विंग द मोर्फोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ये जो है इसी को हम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बोलते हैं। अब इतना ही नहीं, ये तो हमने ये देखा ना कि हमारा हमारी 2 आंखें, एक नाक, 2 कान, मोर्फोलॉजी ऐसी है, वैसी मंकीज की भी है, डॉग्स की, कैट्स की भी वैसी है, ठीक है ना। अच्छा, अब हम एनाटॉमी जब देखते हैं बॉडी, वही वही हार्ट, वही लीवर, वही पैनक्रियाज, वही गॉल ब्लैडर, है ना। फिजियोलॉजी देखते हैं, वही सांस लेने का तरीका, डायफ्राम नीचे खींचा फिर सांस अंदर आई, है ना। ओवरऑल लंग्स में एल्वेलाई के अंदर सांस भरी, वही एल्वेलाई है। फिशर्स में वही गिल्स हैं। तो वो जो सिमिलैरिटी ऑफ एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, ये भी एक एविडेंस है कि हाँ हम सब एक ही पैटर्न या एक ही ग्रुप से कहीं ना कहीं किसी तरीके से क्या हो रहा है, इवॉल्व होते जा रहे हैं, या हम सब कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। तो इसी के ऊपर अच्छा, इसके अलावा आता है डेवलपमेंट पैटर्न। अगर सर हम ब्लर बड़ी आ बड़ी रहा है। वस्तुएं, सर हाँ थोड़ी जी, स्क्रीन ब्लर हो गई है सर, ब्लर है सर स्क्रीन। देखो स्क्रीन ब्लर जो अगर आपकी आपकी हो गई है, वो हो सकता है आपके आपके तरफ से नेटवर्क, एक बार रुको। अब क्लियर है? सर अब यस क्लियर सर। है। हाँ सर। हाँ,
ओके, तो जो आखिर में मैं बता रहा था, मैं ये कह रहा था हाँ कि अ, एक है डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट के बारे में समझना, मैं कॉन्सेप्ट लिखा हूँ, रिकैपिचुलेशन थ्योरी, रिकैपिचुलेशन थ्योरी, या बोल सकते हैं बायोजेनेटिक लॉ। और साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, अर्नेस्ट हैकेल। साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, अर्नेस्ट हैकेल। रिकैपिचुलेशन थ्योरी या बायोजेनेटिक लॉ, ये सारी एक ही बात है, साइंटिस्ट का नाम अर्नेस्ट हैकेल है। अब ये अर्नेस्ट हैकेल भाई साहब क्या बोलते हैं, अर्नेस्ट हैकेल का कहना था कि अगर आप डेवलपमेंट देखें, ठीक है ना, डेवलपमेंट मतलब ऑन्टोजेन, अगर आप ऑन्टोजेनी देखें, यानी डेवलपमेंट पैटर्न देखें, तो आपको याद दिलाती है रिकैप, मतलब रिकैपिचुलेशन, वापस याद दिलाती है। जैसे होता है टीवी सीरियल में, पिछली बार आपने ये देखा था, ये देखा था, ये देखा था, अब आगे जो रिकैप आ रहा होता है, वही रिकैपिचुलेशन से वर्ड आ रहा है। तो ऑन्टोजेनिक रिकैपिचुलेट्स या रिकैपिचुलेशन, फाइलोजेनी, फाइलोजेनी इज स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। तो जो डेवलपमेंट पैटर्न है वो इवोल्यूशन दिखाता है। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझिए, बहुत सिंपल है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक मैमल का एम्ब्रियो को डेवलप होते देखें, तो मैमल का एम्ब्रियो पहले फिश जैसा होता है, फिर एम्फीबियन जैसा होता है, फिर रेप्टाइल जैसा होता है, ठीक है ना, और फिर मैमल जैसा होता है। मतलब आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में गिल्स भी आते हैं, सॉरी गिल्स नहीं, गिल स्लिट्स भी आते हैं, ठीक है, टेल भी आती है, ठीक है। मतलब अगर आप एक फिश का एम्ब्रियो लें शुरू के कुछ हफ्तों का, इनिशियल वीक्स का, और ह्यूमन का एम्ब्रियो लें इनिशियल वीक्स का, आप बता नहीं सकते वो फिश का है, ह्यूमन का है, या रेप्टाइल का है। धीरे धीरे उसमें डिफरेंस आने शुरू होते हैं। तो हमारे अंदर टेल भी आती है, ठीक है ना, गिल्स भी आते हैं, टू चैम्बर्ड हार्ट बनता है, फिर थ्री बनता है, फिर फोर बनता है। किडनी डेवलपमेंट भी पहले फिश जैसा, फिर एम्फीबिया जैसा, फिर रेप्टाइल जैसा, फिर अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स। ब्रेन का डेवलपमेंट भी ऐसा ही होता होता, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता होता। तो आप ऐसा कह सकते हैं फिश कुछ नहीं है, बल्कि एक अंडर डेवलप्ड मैमल है, कैन से दैट, राइट। एम्फीबिया या फिश कुछ नहीं है, एक अंडर डेवलप्ड एम्फीबिया, ऐसा ही बोल सकते हो कि सबसे पहले फिश आ रही है। रेप्टाइल एक वेल डेवलप्ड एम्फीबिया और लेस डेवलप्ड मैमल है, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो उसने ये बोला कि जब आप डेवलपमेंट पैटर्न को देखें तो आपको साफ साफ नजर आता है कि किस लाइन में एवोल्यूशन हुआ है, क्लियर। तो ये अर्नेस्ट हैकेल की थ्योरी थी, और ये भी एक एविडेंस है एवोल्यूशन का। अच्छा, इन सभी एविडेंसेस में जिस पे क्वेश्चन आता है, तो इस पे आ सकता है, एक पॉइंट इस पे आ सकता है, और जिस पे जो फेवरेट है टॉपिक, वो आप भी जानते हैं, वो है एनालॉजी एंड होमोलॉजी, होमोलॉगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स। स्टूडेंट गलती करते हैं, एक बार मैं बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल है। एक है होमोलॉजी, which implies convergent evolution, convergent evolution, convergent का मतलब आप खुद देख सकते हैं, सॉरी आई एम सो सॉरी, डाइवर्जेंट evolution, और डाइवर्जेंट का मतलब अगर आप देखें खुद देख सकते हैं, एक पॉइंट है जहां से डाइवर्जेंस हो रहा है, ये इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है ना। और दूसरी तरफ है कन्वर्जेंट evolution, इसको हम एनालॉजी से रिप्रेजेंट करते हैं, एनालॉजी, ठीक है। और क्या, ये है एनालॉजी, एक पॉइंट सब कुछ, दैट इज एनालॉजी या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। आगे बात समझ, अब देखिए एनालॉजी क्या है, ठीक है ना। जैसे एनालॉजी है किसी एक को दूसरे से जोड़ना, कि दोनों कह एक ही बात रहे हैं लेकिन दोनों के ओरिजिन्स क्या है, अलग अलग है। एनालॉजी वो चीज है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एनालॉजी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कबीर के दोहे, ठीक है ना, कबीर के दोहे की अगर मैं बात करूँ, कबीर कबीर का एक सिंपल सा दोहा है कि अगर मैं बात करूँ तो वृक्ष का भूना फल बखे, नदी का सींचे नीर,
परमारथ के कारणे साधन धरा शरीर, मतलब कि गेटिंग टू दिस कि वृक्ष यानी पेड़ कभी अपनी अपना फल या फ्रूट खुद नहीं खाते और नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, वो दूसरों के लिए बचा के रखती है। ऐसे ही जो परोपकारी मनुष्य है या जो who's a good person, वो अपनी क्वालिटीज दूसरों के लिए रखता है, दूसरों के लिए काम करता है। तो ये एनालॉजी है ना। यहाँ पेड़ और ह्यूमन तो है दो अलग अलग, लेकिन एक ही तरीके से कंसीडर किया गया है। इसको बोलते हैं एनालॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश, ठीक है, या हिंदी लिटरेचर की बात करें, ठीक है ना। हिंदी में एनालॉजी बोलेंगे, इंग्लिश लिटरेचर में इसी चीज को एनालॉजी बोलते हैं, ठीक है ना। अब एनालॉगस ऑर्गन्स मतलब वो दो ऑर्गन्स जो ओरिजिन में एकदम अलग अलग है, या स्ट्रक्चर जो ओरिजिन में एकदम अलग है, अलग अलग है, लेकिन साथ में इवॉल्व, they have evolved in a way to come together. For example, कि एक तरफ हमारे पास कॉकरोच है, या कॉकरोच को भी भूल जाओ, मच्छर है, ठीक है, मच्छर एक तरफ हमारे पास मच्छर है और एक तरफ हमारे पास बर्ड है, चील है, ईगल है। अब मच्छर भी उड़ रहा है, ईगल भी उड़ रही है, मच्छर के पास भी विंग्स है, ईगल के पास भी विंग्स है, दोनों के पास विंग्स है, लेकिन इसके विंग्स एक अलग लाइन में इवॉल्व हुए हैं। उसकी स्किन की बाहर का एक्सोस्केलेटन था, विंग बन गया, वो उड़ रहा है, राइट। बर्ड में अलग है, बर्ड में उसकी फेदर्स आए, फेदर से उसके उसके फोरलिम्ब मॉडिफाई हुए, उसके विंग्स बने, विंग्स से फेदर आए, अब वो उड़ रहा है। तो दोनों अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आ गए, दोनों उड़ रहे हैं, क्लियर है पॉइंट। तो अब इन दोनों में, दोनों के विंग्स कैसे ऑर्गन्स हो गए, एनालॉगस ऑर्गन्स हो गए, और कैसे एवोल्यूशन हुआ, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुआ, दोनों एक ही जगह क्या हुए हैं, कन्वर्ज हुए हैं, ठीक है। आपको यही देखना है, क्वेश्चन है यही देखना है कि दो ऑर्गन्स अलग अलग इवॉल्व, मतलब अलग अलग ओरिजिन के, अलग अलग या सेम ओरिजिन के हैं। अब दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, फॉर एग्जांपल मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूं आपको कि एक टर्टल ले लेते हैं, टर्टल के पैर मॉडिफाइड हो गए फ्लिपर्स में स्विम करने के लिए, राइट। टर्टल इज अ रेप्टाइल, इट इज स्विमिंग, राइट। इधर हम ले लेते हैं वेल को, वेल मैमल है, उसके भी पास भी फ्लिपर्स है, वो भी स्विम कर रहा है। तो द टर्टल स्विम कर रहा है, द वेल स्विम कर रही है, दोनों की स्विम करने के लिए उसके पैड्स हैं या फ्लिपर्स वगैरह हैं। ये दोनों अगेन एनालॉगस स्ट्रक्चर्स है, क्यों, एक मैमल है, एक रेप्टाइल है, दोनों पानी में है, ना रेप्टाइल पानी में रहने के लिए है, ना मैमल पानी में रहने के लिए, दोनों लैंड पे बने, दोनों पानी में आ रहे हैं। तो दैट इज अगेन एग्जांपल ऑफ द एनालॉगस ऑर्गन या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और एग्जांपल, आप ऑक्टोपस की आई देखिए और अपनी आई देखिए, ऑक्टोपस की आई में भी वही रेटिना है और वही सब लेंस है, वही सब स्ट्रक्चर है, लेकिन वो अलग तरीके से इवॉल्व हुई है, वो स्किन के मॉडिफिकेशन से इवॉल्व हुई है। आपकी आई आपके ब्रेन के मॉडिफिकेशन से इवॉल्व हुई है, आपके ऑप्टिक लोब के मॉडिफिकेशन से इवॉल्व हुई है। तो आपकी आई और ऑक्टोपस की आई दोनों एक जैसी हैं, लेकिन ये मोलस्का है, ये मैमल है, दोनों बहुत दूर है, दोनों साथ में एक ही जगह गए हैं, एक ही तरीके की आई में इवॉल्व होने के, दैट इज एनालॉगस। प्लांट्स में भी है, ठीक है ना, प्लांट्स में भी फॉर एग्जांपल एक आपका आलू है, ठीक है ना, और एक आपकी शकरकंदी है, द पोटैटो एंड द स्वीट पोटैटो। पोटैटो इज अ स्टेम, ठीक है ना, है ना, और शकरकंदी, शकरकंदी रूट है ना, स्वीट पोटैटो इज द रूट, स्वीट पोटैटो इज अ रूट एंड पोटैटो इज अ स्टेम, दोनों अलग अलग है, एक स्टेम एक रूट, लेकिन दोनों मॉडिफाई हुए हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, आपके प्लांट मोर्फोलॉजी के अंदर मिल जाएंगे कि हाँ एक लीफ थी, जैसे आपका एक हो गया, एक तो कुकुरबिटास की क्लास हो गई और एक अंगूर की वाइन हो गई, दोनों सपोर्ट हो रहे हैं, दोनों सपोर्ट में सपोर्ट है ना, टेंड्रिल्स हैं, एक में शायद लीव्स है, एक में शायद स्टेम है। आई डोंट नो दैट मच ऑफ बॉटनी, यू नो दैट बॉटनी, ठीक है। तो वहां पे भी क्या है, एक स्टेम है, एक लीफ है, एक तरीके से मॉडिफाई हुए हैं, जैसे क्लाइंबर्स बनने के लिए, है ना, लटकने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए, है ना, टेंड्रिल्स बनने के लिए। तो वो भी क्या शो करेगी, वो भी एनालॉगी शो करेगी, दैट इज अबाउट द एनालॉगस या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। आई सपोज आई एम क्लियर। बात करते हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन इससे अलग है, उसमें एक पॉइंट पे एक तरीके के ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हो गए। जैसे आप 10th क्लास के बाद मॉडिफाई करते हो, आप सारे एक ही क्लास के थे, कुछ चले गए कॉमर्स में, कुछ चले गए आर्ट्स में, कुछ मेडिकल में, कुछ नॉन मेडिकल में, सब डाइवर्ट हो गए, लेकिन सबका ओरिजिन एक ही रहा है। जैसे कि आपके फोर लिम्स, मैं मैमल्स की बात कर रहा हूँ, आपके फोर लिम्स ग्रास्पिंग के लिए काम कर रहे हैं, फोर लिम्स तो चीता के पास भी है, भागने के लिए, तेज भागने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है ना।
फोर विंग्स तो बैट के पास भी हैं, उसके विंग्स बने हुए हैं, उड़ने के लिए काम कर रहे हैं, वेव्स में वही स्विमिंग के लिए काम कर रहे हैं। तो है तो फोर लिम्स लेकिन मॉडिफाइड है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग तरीके से, कोई कहीं फ्लाइट के लिए, कहीं स्विमिंग के लिए, कहीं भागने के लिए, कहीं ट्रांसपोर्टिंग के लिए। दैट इज द डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ठीक है ना। एक ही स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से मॉडिफाई हुआ है। अगेन प्लांट्स में भी आ सकता है कि एक ही स्ट्रक्चर है कि है तो स्टेम ही, ठीक है ना, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में यही स्टेम, ठीक है, यही स्टेम ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है ना, यही स्टेम कई जगह पर फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ग्रीन हुआ हुआ है, कहीं फोटोस्टेम जो है फूड स्टोर कर रहा है। तो है तो स्टेम नहीं, लेकिन अलग अलग फंक्शन कर रहा है। तो वो एग्जांपल हो जाएगा आपका किसका, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल इंसेक्ट दिया है, कुकुरबिटा एंड बोगेनविलिया। बोगेनविलिया एक प्लांट होता है, एक प्लांट होता है, उसके पास भी एक्सिलरी बड होती है। कुकुरबिटा के पास भी एक्सिलरी बड है। कुकुरबिटा की जो एक्सिलरी बड है वो टेंड्रिल में मॉडिफाई हुई है ना, टेंड्रिल सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हुई है ना। और जो बोगेनविलिया की एक्सिलरी बड है, एक्सिलरी बड याद रखना, वो थॉर्न्स में मॉडिफाई हुई है, फॉर प्रोटेक्शन हुई है, लेकिन है तो एक्सिलरी बड ही। एक जगह थॉर्न्स, एक जगह टेंड्रिल्स, एक जगह प्रोटेक्शन, एक जगह सपोर्ट। तो ये क्या हो जाता है, आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाता है। इवन होमोलॉगी हम वर्टिब्रेट के ऑर्गन्स में देख सकते हैं, आपका हार्ट, फिश का हार्ट, सबका हार्ट, किसी का 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर, सब का ओरिजिन सेम ही है कि हाँ एक ही मस्कुलर स्ट्रक्चर, एक ही मेसोडर्म, उसी से 2 चैम्बर बन गया, 3 चैम्बर बन गया, 4 चैम्बर बन गया, है ना। ब्रेन की बात करें, कहीं पे ऑप्टिक लोब बड़ा, कहीं पे ऑल्फैक्टरी लोब बड़ा, कहीं पे सेरेब्रम सेरिबेलम बराबर साइज का, है ना, सिंपल कॉम्प्लेक्स इस तरीके से। किडनी की बात करें, कहीं पे प्रोनेफ्रिक, कहीं मेसोनेफ्रिक, कहीं मेटानेफ्रिक, है तो बेसिक वही स्ट्रक्चर, है ना। तो जो वर्टिब्रेट के ऑर्गन्स है, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो ब्रेन हो, वो भी होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, ठीक है। होमोलॉगी मतलब सेम ओरिजिन, जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम होता है जिनका, जिनके पास सेम जीन्स हैं, है ना, चाहे अलग अलग टाइप की हो लेकिन है ओरिजिन सेम। तो दैट इज होमोलॉगी। क्लियर है पॉइंट? आई सपोज होमोलॉगस और एनालॉगस क्लियर है। इसमें कोई भी क्वेश्चन है तो आप आंसर कर देंगे, किसी भी कोई डाउट होमोलॉगस एनालॉगस में? यस सर, क्लियर है। अच्छा, अब हाँ दो चार सर। चीजें, हाँ 2-4 चीजें ही बची हैं आपके, 2-5 चीजें हैं आपके एवोल्यूशन में, उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।